मछलीपट्टनम नामक गांव में चमनलाल नाम का एक मछली का व्यापारी रहता था। उसने मछलियों के व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमाया था। अब वह दूसरे व्यापार के बारे में सोच रहा था। वह अपने गांव वालों के मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन ट्रेन को देखकर उसको एक आइडिया आती है। वह अपनी पत्नी रेखा से कहता है, ट्रेन मॉडल की तरह ही एक बड़ा फिश ट्रेन बनवाकर खेती में राउंड ट्रैक डलवाकर टिकट रखकर सबका मनोरंजन करना चाहता हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है, लेकिन इस गांव में कौन आएगा? तुम्हें तो मालूम है मेरी आदत। अच्छा आइडिया आने पर उसके करने के बाद ही मुझे चैन मिलता है। हमारे गांव के लोगों के लिए वैसे भी कोई मनोरंजन का साधन है नहीं, तो मैं ये ट्रेन बनवाकर उनका मनोरंजन करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं जरूर सफल रहूंगा। आप जरूर सफल होंगे। जल्दी से बिग फिश ट्रेन को बनवाइए। इस तरह चमनलाल पत्नी के कहने पर बिग फिश ट्रेन को बनवाना शुरू करता है। थोड़े ही समय में बिग फिश ट्रेन बनकर रेडी हो जाती है। यह देखने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आते रहते हैं। इस तरह मछलीपट्टनम गांव का नाम पॉपुलर हो जाता है। बिग फिश ट्रेन में चमनलाल टिकट बुकिंग के लिए और आए हुए पर्यटकों को सलाह देने के लिए एक एम्प्लॉय जाफर को रखता है। जाफर की चोरी करने की आदत की वजह से वो पर्यटकों के पर्स चुराना शुरू करता है। इस बात के बारे में चमनलाल अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं कौन है जो चोरी कर रहा है। पर्यटकों में से कोई कर रहा है क्या? यहाँ तो जाफर अकेला ही है। उससे पूछा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस चोर को भी पकड़ना जरूरी है। रेखा, कुछ आइडिया तो दो। आपको जाफर पर सिर्फ शक है। अगर उससे हम पूछेंगे और अगर वो चोर नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। किसी को भी बिना उदास किए यह काम कीजिए। अपने 4 आदमियों को बुलाकर उनकी जेब में ब्लेड रखकर घूमने के लिए कहिए, तब असली चोर का पता चल जाएगा। चमनलाल को यह आइडिया बहुत अच्छी लगती है। अगले ही दिन आप लोग बिग फिश ट्रेन में पर्यटक की तरह टिकट खरीदकर अंदर जाइए। आप अपने जेब में ब्लेड रखकर जाना मत भूलना। चोर जो भी हो आपके बैग पैकेट में हाथ रखेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। इससे चोर कौन है पता चल जाएगा। जैसे चमनलाल ने कहा था वैसे ही चारों करते हैं। इस बात से अनजान जाफर जेब में पर्स निकालने के लिए हाथ डालता है तो उसका हाथ कटकर खून निकलना शुरू हो जाता है। चमनलाल यह देखकर, क्यों रे जाफर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? बेचारे पर्यटक यहाँ पर मनोरंजन करने आते हैं और तुम उनका पर्स चोरी करते हो। डायरेक्टली पूछा तो तुम झूठ ही कहोगे, इसलिए इस तरह का आइडिया कर कर तुम्हारा भांडा फोड़ना पड़ा। ये कहकर चमनलाल जाफर को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में एक अच्छे आदमी को अपॉइंट करके अपने बिग फिश ट्रेन को चलाते हुए सारे गांव वालों का मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कॉमेडी स्टोरी। एक बार डॉक्टर राजेश हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। इतने में एक पागल राम जी वहां आकर डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूं। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कहां हैं? तुम रहते कहां हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, हमारे साथ रहो। तुम्हारा पागलपन जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक। ये कहकर डॉक्टर उसे अपने घर ले जाता है। डॉक्टर की पत्नी ललिता इस तरह से कहती है, क्यों इस पागल को हमारे घर ले आए? जैसे ही इसका पागलपन ठीक हो जाएगा ये यहां से चला जाएगा। ठीक है, रहने दो। अच्छा, कल हम पिकनिक जा रहे हैं ना, तो क्या इस पागल को भी लेकर चलेंगे? चलेंगे। इस पागल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसे कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है। अरे राम जी, वो सारे फल लाकर गाड़ी में रख दो, हम पिकनिक जा रहे हैं। ठीक है सर जी। राम जी सारे फल लाकर गाड़ी में रख देता है। अरे क्या रे राम जी, ये क्या किया तूने? मैंने तुम्हें फल रखने को कहा था, ना कि नारियल। आपने खाने की चीजों को कहा था ना, ये भी तो फल ही है। नहीं नहीं, ये सब निकालो बाहर। जो पिकनिक के लिए चीजें जानी चाहिए वही रखो। सब गांव के बाहर एक खाली जगह पर एक टेबल अरेंज करते हैं और उस पर सारी चीजें जमाते हैं। तब डॉक्टर राम जी से इस तरह कहते हैं, ओ राम जी, हमें खाने के लिए कुछ दो। इतने में एक चोर पेड़ के पीछे से खड़े हुए ये सब देख रहा था।
वो भूखा था। वो चुपके से आकर उनके टेबल के नीचे बैठ जाता है। और राम जी, मुझे पूरी ला कर दो। ये लीजिए साहब जी। ये कहकर राम जी पूरी लाकर डॉक्टर को देता है। क्यों रे राम जी, एक ही पूरी लाया है, सब्जी लाना भूल गया क्या? ये कहकर डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है। लाता हूं साहब जी। राम जी पूरी लाने जाता है। इतने में चोर टेबल के नीचे से पूरी निकालकर खा लेता है। अरे, ये पूरी कहां गई? पता नहीं साहब जी। ठीक है, चल सेब रख यहां पे। जी साहब जी। राम जी सेब टेबल पर रखता है। डॉक्टर पीछे मुड़कर देखते हैं, चोर सेब निकालकर खा लेता है। क्यों रे, सेब कहां हैं? तू सब निकाल कर खा रहा है क्या? नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं निकाला। अच्छा देख, टेबल के नीचे कोई है क्या? राम जी टेबल के नीचे देखता है। बोल, टेबल के नीचे कोई नहीं है। ठीक है। राम जी डॉक्टर साहब से टेबल के नीचे कोई नहीं है ये कहता है। ठीक है, छोड़ इस बात को। हमने तो थोड़ा बहुत खा लिया है, मुझे नहीं पता कि तुमने खाया या नहीं। एक काम करो, वहां कोई मकई भून रहा है, वहां जाकर मकई खा लो और 4 मकई ले आओ। ठीक है साहब जी। ये कहकर राम जी वहां जाता है और गर्मा गर्म कढ़ाई को लाकर टेबल पर रख देता है। अरे वाह, लगता है भुनी हुई मकई आ रही है। ये कहकर चोर जलती हुई कढ़ाई पर हाथ रख देता है। हे भगवान, मेरे हाथ जल गए, हे भगवान। चोर टेबल के बाहर आता है। तुरंत राम जी लकड़ी लेकर चोर के सर पर मारते हैं। चोर का सर चकराता है और वो वहीं गिर जाता है। अरे, हमने तो तुम्हें मकई लाने को कहा था, तो ये कोयले की कढ़ाई कहां से ले आया? साहब जी, हम जो कुछ भी लाए थे वो ये चोर खा गया। और मुझे भी कह रहा था कि डॉक्टर साहब से कहना कि मैं नीचे नहीं हूं, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए मैं ये लेकर आया हूं। देखो, हाथ जले तो बाहर आया ना ये। शाबाश, तुम्हारा पागलपन कम हो चुका है। अब तुम कोई भी बात नहीं भूलोगे। अब आराम से अपने घर जा सकते हो। ये कहकर सब वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। मिनी कार। किसी गांव में रामदास अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामदास आइसक्रीम बेचने का काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती रहती। एक दिन सुबह को जब रामदास आइसक्रीम ठेला लेकर निकल पड़ा तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो आइसक्रीम वाले पतिदेव, शाम को लौटते समय मेरे लिए आधे किलो बादाम, आधे किलो बर्फी, आधे किलो जलेबी और 4 समोसे खट्टी वाली चटनी के साथ लेकर आना। लेकिन जानू, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा खाने के लिए मना किया है। पहले ही तुम बहुत मोटी हो चुकी हो। पढ़ पढ़ करके ज्यादा अपनी जुबान न चलाओ। जो सामान बताया है अगर लेकर नहीं आए तो घर में नहीं घुसने दूंगी। आइसक्रीम ठेले में ज्यादा कमाई तो नहीं होती थी। रामदास अपने दोस्तों से उधार मांगकर अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करता। रामदास के घर की पड़ोस में कालीदास का घर था। कालीदास पुलिस में था। खूब 2 नंबर की कमाई करके पैसे कमाता था। कालीदास की पत्नी अक्सर अपनी अमीरी जताने रामदास के घर आया करती थी। कल वो मेरे लिए कैलिफोर्निया के बादाम वाली बर्फी ले आए। मैं तो खा ही नहीं रही थी, उन्हीं ने अपने हाथों से खिलाई। 2 दिन पहले कश्मीर की ब्रांडेड स्टोल ले आए। मैं तो ओढ़ ही नहीं रही थी, उन्हीं ने अपने हाथों से ओढ़ाई। बहन जी, क्या आपके पति आपके दांत भी अपने ही हाथों से मांजते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उन्होंने मुझे सोने का ब्रश ला कर दिया है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वह मेरी सुविधा के लिए बहुत ही जल्द एक कार खरीदने वाले हैं। अभी कुछ दिन में हमारे आंगन में खड़ी होगी। उस दिन जब रामदास घर पर लौटता है तो रामदास की पत्नी उससे कहती है, सुनिए, बराबर वाले कालिया भाई साहब कार खरीद रहे हैं। अब तुम्हें भी इसी सप्ताह कार खरीदनी है। कार? वो भी इसी सप्ताह? भाई, ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कार चाहिए। छोटी बड़ी नाटी कैसे भी, लेकिन कार हो। जल्दी से कार का इंतजाम करो, नहीं तो बेलन से पिटाई करूंगी। हे भगवान, क्या करूं? रामदास न्यूज़पेपर की रद्दी बेचने
कबाड़ी की दुकान पर जाता है। उसे कबाड़ी की दुकान पर किसी बच्चे की खिलौने का कार दिखता है। रामदास उस कार को कबाड़ी से खरीद लेता है और अपनी एक मैकेनिक दोस्त से उसकी मरम्मत करा लेता है। कार बिल्कुल नई हो जाती है। फिर रामदास अपनी पत्नी के पास लेकर जाता है और कहता है, देखो मैं ले आया हमारी मिनी कार। रामदास की पत्नी दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कोई कार नहीं दिखाई देता। कहाँ है कार? अरे बाबा, इतनी दूर दूर क्यों देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। तब रामदास की पत्नी की नजर कार पर पड़ती है। इतनी छोटी कार? अरे छोटी हो या बड़ी, कार तो कार होती है। तभी पड़ोस वाले कालीदास और उसकी पत्नी अपनी नई कार से वहां आते हैं। लाल किला घूमने जा रहे हैं। ऐसा कहकर कालीदास अपनी कार लेकर चले जाते हैं। जल्दी कार में घुसो, हम भी लाल किला जाएंगे। कार की फर्श होती ही नहीं। रामदास और उसकी पत्नी और कार को हाथों से उठा लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। इस तरह तो लाल किला पहुंचते पहुंचते हम बूढ़े हो जाएंगे। रामदास खिलौने की दुकान पर रुकता है और 2 जोड़ी स्केटिंग शूज खरीद लेता है। अब रामदास और उसकी पत्नी पैदल ना चलकर स्केटिंग शूज से दौड़ते हैं। रामदास की पत्नी कहती है, सुनिए जी, स्केटिंग शूज को रोकते कैसे हैं? यह तो मुझे भी नहीं पता। रामदास और उसकी पत्नी की कार पहले एक मटका ले जा रही औरत से टकराती है। औरत का मटका फूट जाता है। एक नटकी की रस्सी पर चलने वाले खेल दिखा रही होती है। तभी रामदास की कार वहां से निकलती है। नटकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ती है। फिर रोड पर एक गड्ढा खोदा होता है। पास में लिखा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। रामदास और उसकी पत्नी सीधे गड्ढे में गिरते हैं। कुछ देर बाद दोनों गड्ढे से बाहर निकलते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं और मुंह काला हो चुका होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।